नमस्कार प्यारे दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही प्रेरणा देने वाली है। प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो से आपको बहुत ही गहरी सीख मिलने वाली है। आज की वीडियो का शीर्षक है सास, बहू और ज्ञानवान तोते का ज्ञान। गाँव के एक छोर पर, जहाँ हरियाली की चादर ओढ़े शांतिपूर्ण वातावरण पसरा हुआ था, एक पुरानी भव्य हवेली खड़ी थी। यह हवेली अपने अद्वितीय आर्किटेक्चर और रहस्यमयी आभा के लिए जानी जाती थी। मोटी मजबूत दीवारें, ऊंची छतें, बड़े खिड़की दरवाजे और आंगन के बीच में खड़ा एक विशाल पीपल का पेड़ इसे खास बनाते थे। यह पेड़ समय का साक्षी था, जैसे हर सुख दुख की कहानी अपने पत्तों में संजोए बैठा हो। इस हवेली में 3 मुख्य सदस्य रहते थे, एक अनुशासन प्रिय सास, एक आधुनिक सोच वाली बहू और एक अनोखा तोता। सास और बहू के बीच गृहस्थी के छोटे छोटे झगड़े आम थे, जो कभी कभी गर्मा जाते थे। लेकिन इस घर का सबसे अद्भुत और ध्यान आकर्षित करने वाला किरदार था ज्ञानवान तोता। यह तोता साधारण पक्षी नहीं था। उसकी विशेषता यह थी कि वह केवल बोलता नहीं था, बल्कि अपने वचनों में गहरे अर्थ छिपाकर रखता था। उसकी बातें धार्मिक ग्रंथों के श्लोक, लोक कथाओं के संदेश और जीवन के जटिल पहलुओं को सरलता से समझाने में सक्षम थीं। गांव वालों का मानना था कि तोते को किसी संत का आशीर्वाद मिला है, जिसके कारण उसमें इतनी अद्भुत बुद्धिमत्ता आई है। लोग अक्सर उसकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे और उसकी गूढ़ ज्ञान की बातें सुनकर हैरान रह जाते थे। यह हवेली न केवल उसकी भव्यता के लिए, बल्कि इसमें रहने वाले इस असाधारण तोते की वजह से भी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। सास अक्सर इस तोते से धार्मिक कथाओं और परंपराओं पर चर्चा करती थी। वह उससे गीता, रामायण और महाभारत के गूढ़ संदेश सुनती और अपनी बहू को भी इनकी सीख देती। दूसरी ओर, बहू इस तोते से जीवन के छोटे बड़े फैसलों पर सलाह लेती। जब भी वह किसी उलझन में होती, तो तोता अपने अद्भुत ज्ञान से उसे सरल और व्यावहारिक समाधान देता। हवेली के आंगन में पीपल के नीचे रखा तोते का पिंजरा हमेशा खुला रहता था। तोता अक्सर अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करता, लेकिन कहीं नहीं जाता था। वह कहता, इस हवेली में मेरी आत्मा को शांति मिलती है। गांव के लोग भी तोते के पास अपनी समस्याएं लेकर आते और उसकी बातें सुनकर समाधान पाते। गांव के बच्चे तोते को कहानियों की मशीन समझते थे। वे उससे तरह तरह की कहानियां सुनते और खेल खेल में सीखते। कुछ लोग तो उसे चमत्कारी भी मानते थे और कहते थे, यह तोता किसी साधारण घर में नहीं रहता, यह तो हवेली का रक्षक और मार्गदर्शक है। इस तरह सास, बहू और ज्ञानवान तोता तीनों मिलकर हवेली को सिर्फ एक निवास स्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, परंपरा और प्यार का केंद्र बना देते थे। गांव के एक कोने में स्थित यह हवेली बाहर से जितनी शांत और भव्य दिखती थी, अंदर का माहौल उतना ही उलझा हुआ था। हवेली की सबसे बड़ी और प्रमुख सदस्य थी श्रीमती सरोज, जिन्हें पूरे गांव में उनके अनुशासन और कड़क स्वभाव के लिए जाना जाता था। सरोज का मानना था कि घर की व्यवस्था एक सेना के शिविर की तरह होनी चाहिए, हर चीज अपने समय पर और अपने स्थान पर। उनकी नजरों में साफ सफाई, समय की पाबंदी और परंपराओं का पालन सबसे ऊपर था। दूसरी तरफ घर की बहू रमा थी, जो सरोज के बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। युवा और आधुनिक सोच रखने वाली रमा को नए जमाने की रीतियां और सहजता पसंद थी। वह हर काम अपने तरीके से करना चाहती थी, जिसमें अक्सर पुराने नियमों और परंपराओं का उल्लंघन हो जाता था। रमा का मानना था कि घर में लचीलापन और खुले विचारों का माहौल होना चाहिए। यह 2 पीढ़ियों की सोच और आदतों का टकराव था, जो छोटी छोटी बातों को बड़े विवाद का रूप दे देता। सुबह की चाय के समय और स्वाद से लेकर घर की सजावट के अंदाज तक और मेहमानों की खातिरदारी के तरीकों से लेकर रसोई के कामकाज तक, हर मुद्दा कभी कभी तकरार का कारण बन जाता। साधारण विषयों पर भी दोनों अपनी अपनी पसंद और नजरिए पर अड़ जातीं, जिससे इन मतभेदों का दायरा बढ़ता ही जाता। इस बीच हवेली में एक अनोखा और महत्वपूर्ण किरदार भी था, तोता। यह तोता, जो हवेली का अभिन्न हिस्सा था, सरोज के जीवन में उनके पति के स्वर्गवास के बाद आया था। सरोज ने इसे एक छोटे से पिंजरे में रखते हुए अपने अकेलेपन का साथी बनाया था।
हालांकि अब यह तोता सिर्फ एक पालतू पक्षी नहीं रहा, बल्कि पूरे घर का चौकीदार, दार्शनिक और अनौपचारिक सलाहकार बन चुका था। तोता हर दिन घर के कोने कोने की खबर रखता। उसकी तेज नजरें और चतुराई के चर्चे गांव के बाहर भी थे। जब भी सास और बहू के बीच कोई विवाद होता, तोता अपने पंख फड़फड़ाता और अपनी चिरपरिचित आवाज में हस्तक्षेप करता। वह कहता, समझदारी से काम लो, दोनों पक्षों की बात सुनो। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बातें अक्सर हवा में उड़ जाती। सरोज को लगता कि तोता बहू का पक्ष ले रहा है और रमा को लगता कि तोता सास के पक्ष में है। तोते की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह दोनों के बीच की खाई को पाट नहीं पाता। लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। हर रात जब हवेली में सन्नाटा छा जाता और केवल पीपल के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, तो तोता सरोज और रमा के बीच शांति लाने की नई योजनाएं सोचता। वह जानता था कि यह हवेली, जिसे कभी प्यार और सामंजस्य का प्रतीक माना जाता था, अब इन छोटी छोटी तकरारों में उलझ गई थी। तोते को उम्मीद थी कि एक दिन उसकी समझाइश और ज्ञान से यह घर फिर से खुशियों का गढ़ बन जाएगा। लेकिन उस दिन तक वह चुपचाप हर कोने की खबर रखता और अपने तरीके से माहौल को सुधारने की कोशिश करता रहा। एक दिन सुबह की पहली किरणें हवेली के आंगन में पड़ रही थीं। रसोई से अदरक और इलायची वाली चाय की महक फैल रही थी, लेकिन साथ ही रसोई में गूंज रही तीखी आवाजें इस शांति को भंग कर रही थीं। सास श्रीमती सरोज और बहू रमा के बीच एक और बहस छिड़ चुकी थी। इस बार बहस का विषय था, चाय में चीनी कितनी होनी चाहिए। सरोज का मानना था कि चाय हल्की और कम मीठी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा चीनी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। वहीं रमा को अपनी मीठी चाय पसंद थी, जो उसकी सुबह को ताजगी से भर देती थी। सरोज ने गुस्से में कहा, बहू, अगर मैं कम मीठी चाय कह रही हूँ, तो उसमें ज्यादा चीनी क्यों डाल रही हो? रमा भी चुप नहीं रही। उसने पलटकर जवाब दिया, मान जी, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। चाय मैं बनाती हूँ, तो उसे अपने स्वाद के हिसाब से बनाने का अधिकार तो मुझे होना चाहिए। बात छोटी सी थी, लेकिन जल्द ही तकरार ने बड़ा रूप ले लिया। सरोज ने अपने अनुशासन और परंपराओं की दुहाई दी, तो रमा ने अपनी स्वतंत्रता और आधुनिक सोच का हवाला दिया। दोनों के शब्द जैसे तेज धार वाले तीर बन गए, जो एक दूसरे के अहंकार पर चोट कर रहे थे। इस सब के बीच आंगन के कोने में रखा तोते का पिंजरा खामोश नहीं था। तोता, जो अब तक सब चुपचाप देख और सुन रहा था, आखिरकार अपनी पहचान के मुताबिक दार्शनिक अंदाज में खांसते हुए बोला, खर्र खर्र, सुनो मेरी बात। चाय तो बहाना है, असल झगड़ा तो अहंकार का है। उसकी आवाज ने दोनों का ध्यान खींचा। रसोई में पसरे तनाव के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। सरोज और रमा दोनों उसकी तरफ देखने लगीं। तोते ने अपनी छोटी सी चोंच हिलाई और कहा, अगर तुम दोनों मेरी बात सुनने का धैर्य रखो, तो शायद यह झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। सरोज ने नाक सिकोड़ी और कहा, तू क्या जाने चाय और स्वाद का झगड़ा, तोता कहीं का। रमा ने भी हल्के गुस्से में कहा, अच्छा, अब यह तोता हमें सिखाएगा कि घर कैसे चलाना है। तोता ठहाका मारकर हंसा और बोला, हाँ, मैं तो सिर्फ एक तोता हूँ, लेकिन कभी कभी सबसे साधारण प्राणी भी सबसे बड़ी बातें सिखा सकते हैं। फिर वह थोड़ा गंभीर हुआ और कहा, झगड़ा चीनी का नहीं है, स्वाद का भी नहीं है, यह अहंकार का झगड़ा है। एक कहती है, मेरा नियम चलेगा, और दूसरी कहती है, मेरा तरीका सही है। जब तक तुम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करोगी, तब तक चाय तो बहाना ही रहेगा और झगड़े चलते रहेंगे। यह सुनकर सरोज और रमा दोनों थोड़ी देर तक चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक दूसरे के प्रति असंतोष झलक रहा था। तोते ने सोचा, शायद आज वे मेरी बात नहीं समझेंगी, लेकिन एक दिन जरूर समझेंगी कि छोटी छोटी बातों पर अहंकार बड़ा झगड़ा पैदा कर देता है। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और चुपचाप पिंजरे में बैठ गया, यह सोचते हुए कि शायद अगली बार उसकी सलाह असर करेगी। सास और बहू दोनों अचानक चुप हो गई और चौंक कर तोते की ओर देखने लगीं। उनकी हैरानी के पीछे यह सवाल छिपा था कि यह तोता, जो आमतौर पर चुटीले और मजाकिया अंदाज में बोलता था, आज इतनी गंभीरता से बात क्यों कर रहा है।
सरोज ने अपनी भवें चढ़ाते हुए कहा, तोता, अब तुम भी हमें ज्ञान दोगे? क्या हमारे झगड़ों को सुलझाने के लिए अब तुम्हारी जरूरत पड़ गई है? रमा, जो अभी तक हल्की नाराजगी दिखा रही थी, मुस्कुरा उठी और बोली, क्यों नहीं मां जी। हो सकता है तोते की कोई बात हमारे लिए काम की हो। आखिर कभी कभी ज्ञान वहां से मिलता है जहां से हम उम्मीद नहीं करते। तोता अपनी जगह पर थोड़ा इतराया, जैसे उसे अपने महत्व का एहसास हो रहा हो। उसने अपने पंख झाड़ते हुए गहरी आवाज में कहना शुरू किया, सुनो, यह कहानी तुम्हारे लिए है। एक बार जंगल में दो पक्षी, मैना और कौआ, एक फल को लेकर झगड़ने लगे। मैना कहती थी, यह फल मीठा है। कौआ कहता था, यह फल खट्टा है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। उनके झगड़े की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। आखिरकार बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षी गुस्से में फल को छोड़कर लड़ने लगे। इसी बीच वह फल जमीन पर गिर गया। वहां से गुजर रही एक गिलहरी ने वह फल उठा लिया। उसने बड़े आराम से फल खाया और चौंकते हुए बोली, यह फल तो मीठा भी है और खट्टा भी। तोता थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, समस्या यह नहीं थी कि फल मीठा था या खट्टा। असली समस्या यह थी कि मैना और कौआ ने एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। वे अपनी अपनी समझ और स्वाद के आधार पर फैसला सुना रहे थे। लेकिन गिलहरी ने फल का पूरा अनुभव किया और समझा कि दोनों पक्ष सही थे। तोते की आवाज में गहराई थी। उसने सास और बहू की ओर देखते हुए कहा, असल बात यह है कि हम सभी चीजों को अपनी समझ और पसंद से देखते हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह भी देखना चाहिए कि दूसरे की बात में क्या सच्चाई है। हर कोई अपनी जगह सही हो सकता है, बस नजरिए का फर्क होता है। सरोज और रमा एक दूसरे की ओर देखने लगीं। थोड़ी देर के लिए उनके चेहरे पर सोच का भाव था। सरोज ने हल्की आवाज में कहा, शायद यह तोता सही कह रहा है। मुझे भी रमा की पसंद को समझने की कोशिश करनी चाहिए। रमा ने तुरंत जवाब दिया, और मुझे भी मांझी की आदतों और स्वास्थ्य की परवाह करनी चाहिए। तोता मुस्कुरा उठा, जैसे वह विजयी हो गया हो। उसने धीरे से कहा, देखा, झगड़े सुलझाने का तरीका समझदारी और संवाद से ही आता है। अब चाय पीने का मजा लो, चाहे वह मीठी हो या कम मीठी। हवेली में पहली बार सास और बहू ने मुस्कान के साथ चाय पी, और उस दिन के बाद तोते की बातों को उन्होंने हल्के में लेना बंद कर दिया। रसोई में फैला तनाव अब धीरे धीरे पिघलने लगा था। तोते की कहानी ने सास और बहू दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। सरोज ने गहरी सांस लेते हुए अपना गुस्सा शांत किया और धीमे स्वर में बोली, शायद तुम ठीक कह रही हो तोता। रमा, तुम्हारी चाय अलग तरीके से बन सकती है। मुझे मेरी कम मीठी चाय चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी पसंद को नकार दूं। हर किसी का अपना स्वाद होता है और मुझे यह बात समझनी चाहिए। रमा, जो अब तक अपनी बात पर अड़ी हुई थी, सरोज की बदली हुई आवाज और उनके लहजे में छिपी नरमी को महसूस कर सकती थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां जी, आप सही कह रही हैं। मैंने भी अपनी जिद पकड़ ली थी। अगली बार मैं आपकी पसंद का ध्यान रखूंगी। यह पहली बार था जब दोनों ने अपनी अपनी बातों को छोड़कर एक दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश की। रमा ने चाय का कप सरोज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लीजिए मां जी। इस बार मैंने चाय कम मीठी रखी है, जैसे आपको पसंद है। सरोज ने कप लेते हुए कहा, और अगली बार मैं खुद चाय बनाऊंगी, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ी मीठी रखूंगी। दोनों के बीच यह छोटा सा संवाद उस बड़ी खाई को पाटने की शुरुआत बन गया जो उनके बीच अब तक थी। तोता, जो चुपचाप यह सब देख रहा था, खुशी से फड़फड़ाया और मजाकिया लहजे में बोला, वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी बड़े पुरस्कार के लिए भाषण दिया हो। अब यह हवेली चाय के झगड़े से मुक्त हो गई है। सरोज और रमा उसकी बात पर हंस पड़ी। पहली बार उनके चेहरों पर एक साथ मुस्कान थी। यह समझौता न केवल एक चाय के कप तक सीमित था, बल्कि उनके रिश्ते में नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था। उस दिन के बाद हवेली का माहौल थोड़ा बदल गया। सास और बहू ने एक दूसरे की पसंद और आदतों को समझने की कोशिश शुरू कर दी। छोटे छोटे समझौते अब उनके रिश्ते का हिस्सा बन गए थे।
और यह सब तोते की बुद्धिमानी और एक साधारण कहानी की वजह से हुआ था। तोता खुशी से फुदकने लगा और बोला, यही तो ज्ञान है, दूसरों की पसंद को समझना और मिलजुल कर रहना। उस दिन के बाद सास और बहू ने यह ठान लिया कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगी। तोता भी अब घर का सबसे प्यारा सदस्य बन गया था। उसकी हर सलाह को ध्यान से सुना जाता। गांव वालों ने जब सुना कि सरोज और रमा अब मिलजुल कर रहती हैं, तो वे भी तोते को गांव का ज्ञानी कहने लगे। और इस तरह सास, बहू और ज्ञानवान तोते की कहानी ने यह सिखाया कि हर विवाद का हल समझदारी और सामंजस्य में छिपा होता है।